हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप सभी लोगों को पता होगा कि आजकल मैं करंट अफेयर्स पर चर्चा कर रहा हूँ। ज़्यादातर मेरे टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित हैं। इसी क्रम में मैं ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा कर रहा हूँ, जो अभी ख़त्म हुआ है। ख़त्म क्या हुआ, स्थगित हुआ है, जैसा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। दूसरे शब्दों में, ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। ये आतंकवादियों के सफाए तक जारी रहेगा, जैसा भारत सरकार कह रही है। खैर, इस दौरान कौन दोस्त है कौन दुश्मन है ये स्पष्ट हो गया। दूसरे शब्दों में, 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष सैलानियों की हत्या कर दिया था आतंकवादियों ने। उसमें दो पाकिस्तान आधारित आतंकवादी थे। इनकी जिम्मेदारी टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने लिया था, जो कि कश्मीर घाटी में सक्रिय है। हालांकि ये लश्कर तैयबा का एक मुखौटा है। दूसरे शब्दों में, ये लश्कर तैयबा से ही संबंधित है और इसी ने ये खुराफात किया था। पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा था गोली इन 26 लोगों को। उसके 2 दिन बाद 24 अप्रैल को ही नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे। वहां उन्होंने जमकर आतंकवादियों के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि आतंकवादियों की बची खुची ज़मीन को भी साफ कर दिया जाए, यानी नस्तनाबूद कर दिया जाए। उनके और उनके बैकर्स को ख़त्म कर दिया जाए। यह बात उन्होंने अंग्रेजी में भी दोहराई। तो इस प्रकार से उसी समय लगने लगा था कि भाई भारतीय सेना कुछ न कुछ करेगी। और भारतीय सेना ने उसके 15 दिन बाद, यानी 22 अप्रैल से के 15 दिन बाद 6-7 मई की मध्यरात्रि को ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसमें पाकिस्तान के हार्ट कहे जाने वाले पंजाब प्रांत में घुस करके 4 आतंकवादी शिविरों को नष्ट किया और 5 को पीओके में नष्ट किया। दूसरे शब्दों में, कुल 9 आतंकवादी शिविरों को नष्ट किया। कहा जाता है इसके लिए राफेल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रॉस नहीं किया और उसने स्काल्प और हैमर मिसाइल का प्रयोग करके इन शिविरों को नष्ट किया। आपको बता चुके हैं कि आतंकवादियों के शिविर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक उनका निवास स्थान यानी रेजिडेंस, जहाँ के वो रहते हैं। दूसरा उनका प्रशिक्षण स्थान यानी ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ उनको प्रशिक्षित किया जाता है। पहले तो धर्म का घूंट पिलाकर उनको जिहादी बनाया जाता है। उसके बाद से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती है और आत्मरक्षा के भी टिप्स दिए जाते हैं। तीसरा, लॉन्च पैड अधिकांशतः पीओजे के यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में ही स्थित हैं। जम्मू के अधिकांश भाग को कब्जे में ले रखा है पीओजे के अंतर्गत, यानी करीब 70% हिस्सा जम्मू का ही है। 30% ही केवल कश्मीर का है। दूसरे शब्दों में, इसीलिए कठुआ, पुंछ, राजौरी आदि जगहों से आतंकवादी भारत में प्रवेश करके इधर जम्मू को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। इसके पहले या इसके बाद जो है, कश्मीर घाटी तो है ही। कश्मीर घाटी में ज़्यादातर मुस्लिम हैं और जम्मू में ज़्यादातर हिंदू हैं। तो हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए वो सीमा रेखा को क्रॉस कर रहे थे बार बार। तो इस प्रकार से आपको मैं बताना चाहता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जिन देशों का सहारा लिया या जिन देशों की बदौलत उसने भारत के खिलाफ युद्ध छोड़ा, उसमें टर्की भी एक था। टर्की, अजरबैजान ने तो पहले कहा था कि वो अहमदाबाद से बाकू, जो कि अजरबैजान की राजधानी है, वहाँ तक फ़्लाइट सेवा शुरू करना चाहता है। तो पहली बार तो ऐसा लगा कि भाई वो भारत के साथ रहेगा, लेकिन वो उसने पाकिस्तान का साथ दिया। इस पर भारतीय कमेंटेटर का कहना है भाई केवल मुस्लिम होने के नाते ही उसने ऐसा किया। टर्की तो खलीफा बनना चाहता है ओआईसी में, खास करके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को पहले कॉन्फ्रेंस था, वो कोऑपरेशन हो गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसका मुखिया इस समय सऊदी अरब या ज़्यादातर समय सऊदी अरब रहता है, उसको रिप्लेस करके
वह खलीफा बनना चाहता। आप सभी लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ओआईसी के मेंबरान हैं। बांग्लादेश में भी मोहम्मद यूनुस खान की सरकार थोड़ी फड़फड़ा रही है, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के वक्तव्य कुछ उल्टे पलटे जारी कर रहे हैं भारत विरोधी। तो भारत उनसे कैसे निपटता है, मिलिटरीली की डिप्लोमेटिकली, ये तो देखने वाली बात होगी, आगे की बात होगी। लेकिन पाकिस्तान को बहरहाल जिन पहलगाम में जिन 26 सैलानियों, निर्दोष सैलानियों की हत्या किया था आतंकवादियों ने, सुरक्षा की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर उसे नष्ट कर दिया भारतीय सेना ने। खास करके एयरफोर्स ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्रॉस किए बगैर भारतीय सीमा में रहते हुए राफेल से स्काल्प और हैमर मिसाइल, यानी दोनों क्रूज मिसाइल हैं, लेकिन खासियत ये है कि एक आप कह सकते हैं बंकर बस्टर की तरह से काम करते हैं, यानी वर्टिकली पहले वो नीचे जाता है, फिर ऊपर जा करके फिर ब्लास्ट करता है, जिससे बंकर में छिपे हुए कोई भी इंसान बच ना पाए। ये स्पाइस 2000 जो कि इजराइल का इस्तेमाल किया था भारत ने, और उसमें बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान, उस दौरान उसने इसी का किया था MiG-29 और MiG-21 से। उसमें तो शायद MiG-27 का भी प्रयोग या सुखोई का भी प्रयोग हुआ था। सुखोई शायद एस्कॉर्ट कर रहा था। बहरहाल जो भी है, लेकिन एक दो आतंकवादी शिविरों के नष्ट करने से पाकिस्तान की मंशा कमज़ोर नहीं होगी आतंकवाद को प्रमोट करने की। इसीलिए इस बार 9 आतंकवादी शिविरों का चयन किया भारतीय सेना ने। चूँकि भारत में ट्रू डेमोक्रेसी है, नरेंद्र मोदी इसीलिए प्रमोट करते हैं सेना को। दूसरे शब्दों में नरेंद्र मोदी की ही चलती है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान की तरह से नहीं है वहाँ सेना की चलती हो और वहाँ प्रधानमंत्री पिछलग्गू बना रहे सेना का। दूसरे शब्दों में केवल दिखावे के लिए वहाँ का प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जब आर्मी चीफ के सामने पड़ता है तो वह भीगी बिल्ली हो जाता है। दूसरे शब्दों में सरफराज शरीफ जो हैं वो आसिम मुनीर, जो कि वहाँ के आर्मी चीफ हैं, एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ नहीं। एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ तो वहाँ सेकंड फिडल खेलते हैं, या आप कह सकते हैं दोयम दर्जे के लोग होते हैं, दोयम दर्जे के ऑफिसर होते हैं। जो आर्मी चीफ चाहता है वही होता है वहाँ, उसी का 4 स्टार जनरल होता है, उसी का अदालत भी है, अदालत में भी उसी की चलती है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने आसिम मुनीर को ज़्यादा पावर भी दिया है, भाई वो सिविलियन को भी ट्राई कर सकते हैं उस कोर्ट में जो सेना के लिए बना है, यानी जहाँ कोर्ट मार्शल होना चाहिए। दुनिया का शायद एकमात्र ऐसा देश है स्वतंत्र जहाँ की ये व्यवस्था है, भाई सेना के कोर्ट में सिविलियन के भी मुकदमे चलते हैं। खैर, देखना होगा आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि टर्की और अजरबैजान और ईरान ने भी गुपचुप तरीके से पाकिस्तान का समर्थन किया। ईरान के विदेश मंत्री को तो गौरव आर्या ने, मेजर गौरव आर्या का एक चैनल है यूट्यूब पर जिसे चाणक्य डायलॉग कहते हैं, उसी में उन्होंने उनको सुअर का की औलाद तक कह दिया था, जिसको लेकर के ईरान ने आपत्ति जताई थी। बाद में भारत सरकार को इससे अपनी दूरी बनानी पड़ी। बहरहाल आपको हम बताते चलें कि अज़रबैजान, ईरान और टर्की ने किस मंशा के साथ ये दिया, साथ पाकिस्तान का, और इधर चाइना था। मुझे लग रहा है चाइना की वजह से ही भारत सरकार ने सीज़ फायर का जब प्रस्ताव आया तो उसको स्वीकार कर लिया, या उस सुझाव को स्वीकार कर लिया। नहीं तो भारत सरकार जिस प्रकार से पाकिस्तान की कुटाई कर रही थी वो कुटाई करती ही रहती। 1-2 दिन का समय और मिल जाता तो पाकिस्तान की ठीक ठाक कुटाई हो गई थी। आगे एक और वीडियो बनाऊंगा किराना हिल्स पे। तो अभी टर्की के खिलाफ जो है वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट भारतीय जाया करते थे, जिन्होंने अपने होटल को कैंसिल करना शुरू कर दिया है और वहाँ के टूर को भी कैंसिल करना शुरू कर दिया है। दूसरे शब्दों में इससे लगभग 3000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, तत्काल नुकसान हो गया है टर्की का, और भी नुकसान होगा। टर्की हालांकि अपनी जिद पर कायम है कि भाई लाख टूरिस्ट कैंसिल करें भारत के
और यहाँ ना आवें। लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान के, जिसको थेथराई कहते हैं, वो अपनी थेथराई पर उतर गया है, भाई पाकिस्तान के साथ ही रहेंगे। चीन पाकिस्तान के साथ है तो चीन का तो समझ में आता है वो पड़ोसी है। भारत के साथ उसकी सीमा विवाद बहुत लंबे समय चल रहे हैं, इस वजह से वो पाकिस्तान का समर्थन करता है। लेकिन टर्की तो खलीफा बनना चाहता है, तो टर्की के खिलाफ लोगों ने डिजिटल स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है, डिजिटल प्रहार करना शुरू कर दिया है। दूसरे शब्दों में ऑनलाइन जितने भी बुकिंग थे, धीरे धीरे लोग उसको कैंसिल करा रहे हैं। 50% से ज़्यादा लोग कैंसिल करा चुके हैं। आप कह सकते हैं 70% लोगों ने कैंसिल करा दिया है। अब 30% लोग ही बचे हैं, और मुझे लग रहा है इससे तुर्की को अच्छा खासा नुकसान होगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा उसके पास पर्यटन उद्योग से आता है। पर्यटन अब फलेगा फूलेगा नहीं तो उसके पास पैसा आना बंद हो जाएगा। इससे वो अस्त्र शस्त्र पर भी कम पैसा खर्च कर पाएगा, क्योंकि अस्त्र शस्त्र पर कोई देश ज़्यादा पैसा तभी खर्च करता है जब पब्लिक वेलफेयर का वो काम पूरा कर लेता है। तो टर्की भले ही चाहे जितना भी हाँक ले कि नाटो का सदस्य होने की वजह से उसको लेटेस्ट या अत्याधुनिक हथियार मिल जाते हैं XYZ, और उसको इस बात का घमंड भी रहता है कि सेक्शन 4 और 5 के अनुसार, नाटो के सेक्शन 4 और 5 या आर्टिकल 4 और 5 के अनुसार, अगर एक देश पर हमला होता है तो नाटो के शेष सभी सदस्य, जिसमें 28 सदस्य हैं, उन सभी पर इसका हमला माना जाएगा। उनमें ज़्यादातर तो यूरोप के ही सदस्य हैं। एशिया से मात्र टर्की ही है जो कि नाटो का सदस्य देश है। भारत अमेरिका का भले स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, लेकिन वह नाटो का सदस्य नहीं है। अमेरिका बहुत चाहता था कि भारत बन जाए, लेकिन भारत नाटो का सदस्य नहीं बना। देखना है आगे क्या होता है। वैसे अभी लोगों ने टर्की के प्रति अपने गुस्से का इजहार करना शुरू कर दिया है, और भारत में इस समय देश प्रेम सर चढ़ करके लोगों को बोल रहा है। तो टर्की को भारी नुकसान होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके पर्यटन उद्योग को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचेगा, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो देखना है उसके खिलाफ जो भारतीय सैलानी डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं, उसकी सीमा कहाँ तक जाके रुकती है और टर्की से क्या सबक लेता है। धन्यवाद।